हेलो दोस्तों। कोर स्टडी चैनल पे आपका फिर मैं स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर 5 आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जो कि सोलर सिस्टम का आज लास्ट लेक्चर है। मैंने सारा प्लैनेट्स तारा के बारे में कंप्लीट कर दिया था, सारा प्लैनेट्स के बारे में कंप्लीट कर दिया, और कुछ टॉपिक्स जो कि जैसे कॉमेट्स, उछल तारा, आप लोग का एस्ट्रॉयड्स, क्षुद्र ग्रह, इन सब के बारे में थोड़ा सा 3-4 टॉपिक आप लोग का छूटा हुआ है, जो कि आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग का जो पूरा जो सोलर सिस्टम का पूरा कवर हो चुका है। तो आज जो वीडियो जाएगी ये आप लोग की लास्ट सोलर सिस्टम की रहेगी। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं बायोलॉजी सेक्शन से एक चैप्टर लेकर आऊंगा, सेल चैप्टर। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे। तो आप लोग को नई नई कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें किया जाएगा इसी चैनल पे, और मेरे द्वारा हमेशा नए नए कंटेंट आप लोग को मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। आज जो पूरा आप लोग का जो आज लेक्चर हुआ है, पांचों लेक्चर का आप लोग का नोट्स सोलर सिस्टम का टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आप लोग वहां से एकदम जाकर आप लोग कंटेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग यदि टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, जो जिन्होंने अभी तक आगे के 4 लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देखें। तो आप लोग को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद एक दिन मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेशन लाऊंगा, जिसमें कि पूरा सोलर सिस्टम का 100-200 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यदि कंटेंट लेना चाहते हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स मिल जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो जरूर लाइक करें। तो चलिए आज हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग उल्का पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, और कॉमेट्स के बारे में। देखिए, कॉमेट्स है, मेटोर्स है और एस्ट्रॉयड है, ये 3 टॉपिक आप लोग का आज कवर किया जाएगा। तो पहले हम लोग चलिए क्षुद्र ग्रह से पढ़ते हैं। ग्रह तो पढ़ लिए, उपग्रह भी पढ़ लिए, और अब हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लीजिए, ये सब हमारे क्या है, क्षुद्र ग्रह है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जो प्लैनेट्स के आसपास में छोटे क्षुद्र ग्रह क्यों है, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। इनके इनका खुद के पास ये इतने छोटे होते हैं कि इनमें कुछ विशेषताएं नहीं भी पाई जाती, जिस कारण से इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इनको बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, देखिए एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग है, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण इन दोनों ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में फंस जाते हैं, ऐसा देखिए। और कहा जाता है कि हम लोग का जो भी मैंने बताया था कि आप लोग को जोबियन ग्रह और एक आप लोग का टेरेस्ट्रियल ग्रह, तो इनर इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट के एक बीच में गैप है, वहां पर क्षुद्र ग्रह लाइन से पाया जाता है। तो आप लोग वो ध्यान में रखेंगे। तो और इनर ग्रह का सबसे लास्ट ग्रह मंगल है, और यदि आउटर ग्रह में चलते हैं तो उसका पहला ग्रह जो है बृहस्पति। तो उन्हीं दोनों के बीच में हमारा क्षुद्र ग्रह अधिकतर पाया जाता है। और सबसे देखिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। तो उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण वो सारे क्षुद्र ग्रह, मतलब कि क्षुद्र ग्रह क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके ग्रह के ग्रह से टूटे हुए भाग हैं उनके। तो उनको अपने आकर्षण, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण से खींच कर अपने पास रखते हैं, उनको अपने नजदीक रखते हैं। देखिए, यह पश्चिम से पूर्व दीर्घवृत्तिकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर यह भी अपने दीर्घवृत्तिकार कक्षा में आप लोग का परिक्रमा, इलिप्टिकल शेप में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। और 2006 में प्लूटो को श्रेणी से निकालकर उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया, एवं प्लूटो तथा उसके उनके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रह के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई है, ठीक है। जैसे देखिए प्लूटो, और जैसे कि जिस प्रकार से प्लूटो को आप लोगों को बताया था मैंने कि 2006 में इनको गणराज गणराज की बैठक जो हुई थी, तो वहां पे इनको प्लूटो को उनके
मतलब कि ग्रह के कैटेगरी से इनको निकाल दिया गया। तो आप लोग जानते हैं, और ये जैसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, और प्लूटो को किस ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में। और एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। तो आप लोग को कौन सी श्रेणी याद रखना है कि प्लूटाइड बना दी गई है। देखिए अब अगला, सेरस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। तो सेरस सेरस नाम से जो है वो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 ओपोलो और 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि सेरस जो है वो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। लेकिन और ये सब जो नाम दिए गए हैं कि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 443 ईडा, 1862 ओपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब क्षुद्र ग्रह अन्य मतलब कि अलग, मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि एक ही क्षुद्र ग्रह है, एक ही एस्ट्रॉयड है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। तो उनके ये सब नाम दिए गए, तो आप लोग को ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं। ये तो आप लोग को क्षुद्र ग्रह के बारे में पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए उल्का मेटियोर्स के बारे में। तो मेटियोर्स के बारे में देख रहे हैं, जिस प्रकार ये मेटियोर्स है। हम देखिए आगे चलते हैं। उल्का क्षुद्र क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण से खींच लेता है और अन्य आगे बढ़ते जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और अन्य आगे बढ़ता चला जाता है। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं जो आप लोग को मैंने बताया कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रह का टुकड़ा होते हैं। कुछ क्या होते हैं कि जो अपने गुरुत्वाकर्षण से मंगल और आप लोग का ये बृहस्पति दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके उनके पास नहीं आ पाते। तो वह वायुमंडल में पृथ्वी, यह क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, और वायुमंडल में घर्षण के कारण, इस वायुमंडल में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होती है, तो उनमें क्या होती है, आग जलने लगती है। तो वह जलने लगती है घर्षण के कारण, जिसे टूटता हुआ हम लोग तारा भी कहते हैं। आप लोग टूटता हुआ ये तारा बच्चे में क्या करते हैं कि हाँ, देख रहे हैं कि हाँ टूटता हुआ तारा, कुछ विशेष मांग लेते हैं, तो ऐसा ही होता है। वही आप लोग का टूटता हुआ तारा क्या है, मेटियोस है, ठीक है। और कहा जाता इसे मेटेरो जमीन पर क्या कहा जाता है, टूटता हुआ तारा। जबकि जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। देखिए हम लोग को दिखता है टूटता हुआ तारा, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है, वह हमारा जो वायुमंडल है वह इंटर नहीं करने देता है। जब इंटर नहीं करने देता है तो इसे क्या करते हैं कि ब्रह्मांड में फिर से उछाल दिया जाता है। और वहीं कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि यही उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रवेश करने के कारण इसे हम लोग उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। तो उल्कापिंड के कारण गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसके कारण से गड्ढे का निर्माण होता है उल्कापिंड। जैसा कि बताया था कि आप लोग का जो बुध ग्रह पर केरोलिस बेसिन जो है वहां पर जो सबसे बड़ा ग्रेटर बना हुआ है, तो इसी प्रकार से बहुत सारा ग्रेटर जो बना हुआ है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि ग्रेटर कैसे उल्का पिंड के गिरने से वो बनते हैं, जिसे ग्रेटर कहते हैं। जैसे लोनार झील, देखिए जैसे कि लोनार झील जो बना है दक्षिण अफ्रीका का नोटाल यूएसए में है। तो लोनार झील जो है एक बड़ा ग्रेटर जो कि उल्का पिंड से बना है। तो हमारे पूरे पृथ्वी पर तो एक लोनार झील है जो कि दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल यूएसए में, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना, इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हुई और वह वहां प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। तो और वहीं पर प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दशा में गिरते हैं। तो यदि देखिए उल्का यदि पृथ्वी के घूर्णन की दशा में, जिस कारण से इनकी गति 72 किलोमीटर होती है। कुछ उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जल कर राख हो जाते हैं, उसे अल्कासन कहते हैं। तो देखिए कुछ क्या होते हैं कि जैसे कि देखिए अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ साइज में छोटे होते हैं, तो क्या कहते हैं बहुत दूरी से जब पूरे ब्रह्मांड से जब वो उल्कापिंड जब सौर मंडल में आते हैं, सौर ब्रह्मांड में सौर मंडल में जब हमारे सौर मंडल से जब पृथ्वी की ओर आते हैं, तो वो क्या होते हैं अपने छोटे यदि साइज होते हैं, तो वो क्या होता है कि जल कर वहीं राख हो जाता है ऊपर में ही। तो उसे हम लोग अल्कासन कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना अल्कासन किसे कहते हैं, जब उल्कापिंड जब
पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले वो जल कर राख हो जाते, तो उसे अल्का अल्कासन कहते, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं बोलाइट। बोलाइट किन्हें कहते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है, जैसे कि, तो उसे बोलाइट कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि बोलाइट किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के घूर्णन की अपोजिट गिरता है तो यह अधिक चमकीला दिखता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह अधिक चमकीला था, और इसकी गति जो होती है 12 किलोमीटर पर सेकंड होती है जब वह पृथ्वी पर गिरता है, तो इसे हम लोग टेक्टाइट कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए पहला जो मैंने बताया आप लोग को कि देखिए यहाँ पर जो बताया कि उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिस कारण से इसकी गति 72 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। यदि पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा है, उसी दिशा में यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में यदि कोई भी उल्का पिंड गिरती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है 72 किलोमीटर पर सेकंड। और वही उल्का पिंड यदि पहुंचने से पहले, हमारे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाती है, और उन्हीं को अल्कासन कहते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है किस प्रकार से होता है अल्कासन। तो आप लोग, और बोलाइट किन्हें कहते हैं, जब वह हमारे पृथ्वी, जब ऐसे उल्कापिंड जो हमारे पृथ्वी के अपोजिट, जो पृथ्वी की जो घूर्णन है, तो उनकी दिशा के अपोजिट यदि गिरते हैं, तो उनका स्पीड स्लो हो जाता है, 12 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से हो जाता है। तो वही तो पृथ्वी पर गिरता है, तो उसे हम लोग टेक्टाइट कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना। और चमकीला दिखता है ये, इससे इसके गिरने से पृथ्वी की गति कम होती है। देखिए आप लोग देखिए, इसके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है। तो 900 मिलियन पूर्व जो पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेता था, अर्थात दिन की अवधि 18 घंटे की थी, जो 900 मिलियन पूर्व कहा जाता है कि जो हम लोग का देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो पूरे पृथ्वी पर जब कोई भी डेंसिटी जो है उनका बढ़ेगा, क्यों डेंसिटी जब बढ़ेगा तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंजेस आएगी। क्यों, जब मेटोर्स, जो भी आप लोग का उल्का पिंड गिरते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेटियोर्स जब गिरते हैं तो उनका डेंसिटी जो रहता है और पृथ्वी का जो डेंसिटी रहता है, कहीं ना कहीं जब मैच करता है तो वह बढ़ती है। तो उसका डेंसिटी जब बढ़ती है तो उसका स्पीड में चेंजेस आती है, जिस कारण से देखिए 900 मिलियन वर्ष पूर्व जो हमारा जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति थी, तो वह क्या थी, 18 किलोमीटर, 18 घंटे में हो जाती थी। पूरा घूर्णन एक दिन का 18 दिन में हो जाती थी, और अभी हमारा क्या है, 24 घंटे में होती है, ठीक है। और 41,000 पूर्व जो पृथ्वी जो है ना 21 डिग्री पर झुकी हुई थी, जो वर्तमान में 24 डिग्री, मतलब 26.5 डिग्री के लगभग में झुकी हुई है, जिसे हम 23-29 पर गणना करते हैं। आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं धूमकेतु। तो धूमकेतु आप लोग जानते हैं कि पुच्छल तारा किन्हें कहते हैं। तो आप लोग देखिए, ये पुच्छल तारा है, ठीक है। तो ये धूलकण के बने होते हैं, आगे हम लोग बताएंगे। देखिए धूमकेतु, पुच्छल तारा, कॉमेट्स किसे कहते हैं, तो कॉमेट्स को आप लोग जानेंगे। देखिए ये धूलकण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते, पैराबोलिक पाथ पर लगाते हैं। यह देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं वो इलिप्टिकल शेप में लगाते हैं, और जो हमारा धूमकेतु है वो परवलयाकार, मतलब कि आप पाराबोलिक शेप में लगाते हैं। देखिए पाराबोलिक और इलिप्टिकल शेप में क्या होता है कि देखिए, जब पारा, ये जैसे कि आप लोग देखते हैं, जब इलिप्टिकल शेप होता है तो यदि ये उनकी साइज होती है पूरी, जैसे सर्किल है, ये पूरा गोल सर्किल, जब उसको चिपटा करते हैं तो ये इलिप्टिकल का फॉर्म बनता है, इलिप्टिकल का फॉर्म बनता है। और इसकी जब हम लोग पूरा चिपटा करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पाराबोलिक शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग पारा देखे, जैसे कि एक आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये पूरा इलिप्ट, ये आप लोग का पाराबोलिक शेप है। और यही हम लोग इसको यदि देखिए, यदि इसको हम लोग खींच देते हैं, एक मिनट, इनके साइज को जब ये इस प्रकार से, तो ये क्या है, इलिप्टिकल शेप। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है पाराबोलिक शेप। देखिए यदि इस ये बहुत पतला हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा पतला होने के कारण क्या हो गया, ये पाराबोलिक शेप। और यही इसको हम लोग, ये इलिप, और इसको हम लोग इस प्रकार से कर दिए तो ये इलिप्टिकल शेप हो गया, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना पाराबोलिक और इलिप्टिकल शेप किन्हें कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। जब ये सूर्य के समीप आ जाते हैं तो तापमान पाकर जलने और चमकने लगते हैं, ठीक है। जब देखिए, जब ये सूर्य धूलकण के होते हैं और जब ये सूर्य के समीप आ जाते हैं तो ये तापमान पाकर जलने और चमकने लगते हैं। इनके पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में, तो इनके पूंछ जो है सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है, ठीक है। ऐसा कौन सा पुच्छल तारा है जो कि आप लोग को दिखता है दिन में,
तो सेकी नामक पुच्छल तारा जो है वो दिन में दिखता है। एक एक नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है और केहूतक पुच्छल तारा 7600 वर्ष में दिखता है। तो आप लोग को ये सब पॉइंट याद रखनी है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। यह 3 फरवरी 2062 में दिखेगा, जबकि यह पहले 9 फरवरी 1986 में देखा गया। तो हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना, पहले ये 1986 में दिखा, अब ये 1962 में दिखेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते देखिए धूमकेतु के भाग। अब देखिए धूमकेतु जो हम लोग कॉमेट्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमेट्स के देखिए भाग कौन-कौन है। देखिए पहला नाभि है, फिर उसके बाद कोमा है, उसके पूंछ है। ठीक है, देखिए नाभि है, कोमा है, पूंछ है। ये धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ, अन्य ठोस पदार्थ से मिलकर बना है। तो आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है ये क्या चीज़ से मिलकर बना होता है धूमकेतु, जो कि पूरे जो वायुमंडल में, पूरे जो सोलर सिस्टम में जो भी कण होते हैं, जो भी आइस होते हैं, डस्ट होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। और कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है जिसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें का घना बादल रूप केंद्रित और उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है, यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है शीर्ष भाग कौन सा है, कोमा। देखिए अच्छा, आप लोग को याद रखिए नाभि, हमारे नाभि कहाँ होते हैं, एकदम पेट के पास बीच में होते हैं। उसी प्रकार से ये धूमकेतु का नाभि क्या है, बीच वाला पार्ट। और हमारा कोमा जो है हमारा धूमकेतु का जो शीर्ष भाग होता है, जिसमें क्या होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल के रूप में केंद्रित और उत्सर्जित होता है। ठीक, केंद्र में उत्सर्जित रहता है, वो पूरे केंद्र में एक प्रकार से वो जमा रहता है, वहां से उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है, पूछ यह धूमकेतु का पीछे के साथ जो फुहारे के रूप में गैस से अवशेष होते हैं। देखिए ये पूरा जो हमारा आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये पूरा, ये जो है ये क्या है, कोमा। उसके बाद यहाँ पर नाभि होती है बीच वाले पार्ट में, और ये जो आप लोग का है ये पूंछ है। ठीक है, ये जब उत्सर्जित होती है पूरे इससे धुलकर। ठीक है, तो जब आप लोग को देख लिए कि हाँ पीछे पूंछ किसे कहते हैं, कोमा किसे कहते हैं, इसके भाग कितने हैं, तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये गैस जब पीछे की ओर निकलते हैं, और इसकी जो पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में मूव करती है। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना। और आप लोग का आज पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं टच किए हैं, तो आप लोग जाकर टच करें, क्वेश्चन आप लोग बनाए, प्रैक्टिस करें इनसे। और आप लोग का देखिए अलग अलग सैंपल पेपर या कोई भी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे कोई भी एग्जाम्स के, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप लोग जरूर, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जरूर जुड़े। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ कल। थैंक यू।